पुर्तगाल का D7 वीजा जो कि वीजों की दुनिया का बेताज बादशाह कहलाता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये वीजा तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट का कोई इशू नहीं है, लैंग्वेज की कोई परेशानी नहीं है, कोई आयल्स या पुर्तगीज लैंग्वेज का टेस्ट पास करना लाजमी नहीं है, क्वालिफिकेशन की भी कोई हद मुकर्रर नहीं है। यानी हर फील्ड, हर वॉक ऑफ लाइफ से तमाम अफराद ये वीजा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये वीजा हकीकत में है क्या? फ्रेंड्स, पूरी तफसीलात जानने से पहले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद पाक का तोहफा भेजेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। सबसे पहले बताता चलूं कि D7 वीजा पुर्तगाल का वर्क वीजा कह सकते हैं, फ्रीलांसर वीजा कह सकते हैं, या फिर रेजिडेंट वीजा कह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। बेसिकली पुर्तगाल ने ये वीजा निकाला था 2007 में आर्टिकल नंबर 58 और इसके अलावा 28D के अकॉर्डिंग, जिसके तहत ऐसे अफराद जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं या फिर वो रिलीजियस एक्टिविटीज करना चाहते हैं, या उनके पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, या उनके पास कोई डिविडेंड्स हैं, किसी भी कंपनी के वो शेयर होल्डर हैं और पैसिव इनकम के हामिल हैं। पैसिव इनकम से मुराद ऐसी इनकम है जो आप लोग एक्टिवली कोई बिजनेस करके हासिल ना कर रहे हो, बल्कि पैसिव जराए से आपके पास आ रही है। और मॉडर्न दुनिया में मॉडर्न जराए के मुताबिक तो कुछ और लोग भी इसमें शामिल हो गए हैं जो हैं फ्रीलांसर्स। जी हाँ, फ्रीलांसर्स ऐसे अफराद होते हैं जो कहीं भी बैठ के ऑनलाइन काम करते हैं डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट इदारों के लिए, चाहे वो फाइबर हो या फिर अप वर्क पर काम करने वाले अफराद ही क्यों ना हो। फ्रेंड्स, इस वीजा के बेनिफिट्स के बारे में सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा। बेनिफिट ये है कि ये शेंगन वीजा होता है, 4 मंथ के लिए पहले आपको दिया जाता है आपकी कंट्री से। उसके बाद आप लोग पुर्तगाल में जब जाते हो तो सेफ के पास आपका इंटरव्यू होता है, रेजिडेंस परमिट आप लोग अप्लाई करते हो। कुछ लॉस के अकॉर्डिंग ये 2 साल का वीजा होता है, कुछ लॉस के अकॉर्डिंग ये 1 साल का वीजा होता है, जिसके बाद ये 2-2 साल के लिए रिन्यू किया जाता है और आप लोग उसके बाद 5 साल बाद PR अप्लाई कर सकते हो, जो कि आगे नेशनलिटी के लिए पाथवे है। दूसरा बेनिफिट फ्रेंड इस पे ये है कि आप लोग अपनी फैमिली डिपेंडेंट साथ लेके जा सकते हो, अपनी वाइफ साथ लेके जा सकते हैं, अपने बच्चे साथ लेके जा सकते हैं जो कि माइनर हैं। अगर माइनर नहीं है, 18 प्लस हैं, तो सिंगल होने चाहिए और स्टडी कर रहे हो और आप पे डिपेंडेंट हो। और अगर आपके पेरेंट्स हैं, आप उनको भी साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो भी आप पे डिपेंडेंट हो और खुद से अपनी इनकम ना कमाते हो। उसके बाद आप लोग अपने सिबलिंग्स को भी लेके जा सकते हैं, अपने बहन भाइयों को जो कि 18 साल से कम है और वो भी आप पे डिपेंडेंट है। उसके बाद फ्रेंड्स, ये वीजा शेंगन वीजा होता है, यूरोप के 26 ममालिक में आप लोग आजादाना जा सकते हो। और इसके अलावा आप लोग पुर्तगाल के जो सोशल बेनिफिट्स उनसे फायदा उठा सकते हो, जैसा कि हेल्थ केयर है, या फिर बच्चों के लिए स्कूल में तालीम है, या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग है आपके अपने लिए। और इसके अलावा आप लोग जॉब भी कर सकते हो। और इसके अलावा नॉन हैबिचुअल रेजिडेंट का स्टेटस हासिल करने के बाद आप लोग 10 साल तक पुर्तगाल में टैक्स फ्री अपनी इनकम भी चला सकते हो। अब सेकंड नंबर पे आते हैं, इसके लिए एक्सपेंसेस कितने हैं। बेसिक एक्सपेंसेस वीजा फी की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म वीजा आप लोग अप्लाई करते हो 90 यूरो इसकी फी होती है, जो कि आपने जेरिस फेडेक्स में अदा करनी होती है। और इसके अलावा जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके अपने हैं, वो मैं अलग से आपको बाद में भी बताऊंगा। उसके बाद बात करेंगे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इसके बारे में सेफ ने खास तौर पर अलग से कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं बताई हुई, क्योंकि ये 2 आर्टिकल्स 2 पैराग्राफ के थ्रू आता है। जो डिग्री है 2007 में इसके लिए आई थी, उसमें 28D और उसके अलावा एक और डिग्री है 58, उसके मुताबिक जो है इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अलग से हर वेबसाइट ऑनलाइन और हर वकील इसकी अलग से इंटरप्रिटेशन करते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट चाहिए क्या नहीं। लेकिन मैं आपके सामने सम अप करूंगा कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो कि मुख्तलिफ पोर्टल्स कहते हैं कि होनी चाहिए, और उसके बाद मैं आपको अपनी जाती राय दूंगा। तो जनाब, लेट्स टॉक अबाउट द टॉक ऑफ द टाउन। बहुत अरसे से ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियोस काफ़ी मौजूद हैं जिसमें लोग बताते जा रहे हैं जी कि ये इन्फॉर्मेशन है, ये रिक्वायरमेंट्स है, ये रिक्वायरमेंट्स है, गूगल कर लें, ये कर लें, वो कर लें। सबसे पहले एक बात बताऊं, किसी भी मुल्क का वीज़ा आपने हासिल करना हो गूगल मत करें। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगी उस मुल्क की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से, जो कि उसने इमिग्रेंट्स के लिए बनाई हुई है। अगर वो नहीं है तो उसकी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटीरियर की वेबसाइट पे, या फिर इससे जो अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर चुका है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी थर्ड कंट्री में, जैसा कि जेरिस फेडेक्स, ठीक है, इस तरह के इदारे जो है ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। आम आप गूगल करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट वेबसाइट्स की डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आएगी, जो कि प्राइवेट लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो कोई प्रॉपर पेटेंट सोर्स नहीं होता। तो गूगल करना है आपने सिर्फ एम्बेसी का लिंक, कॉन्सुलेट का लिंक, या फिर उनकी मिनिस्ट्रीज का लिंक, फिर आपको इन्फो मिलेगी। सादा गूगल करेंगे तो आपको डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि राइटर्स ने कंटेंट के तौर पे लिखा हुआ है, और वो इन्फॉर्मेशन कभी भी 100% लेजिटिमेट नहीं होती। तो सबसे पहले आपको एक बात मैं वाज़ह करता चलूं कि ये वीजा ऐसे लोग अप्लाई कर सकते हैं जो रिटायर्ड पर्संस हैं, जिनके पास मूवेबल प्रॉपर्टी है, जिनके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जिनके पास को फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जिनके पास रेंट्स आते हैं, जिनको अपनी प्रॉपर्टी के पैसे मिलते हैं, और वो तमाम की तमाम इनकम पैसिव है। वो लोग ये काम एक्टिवली नहीं करते, बल्कि पैसिव जराए से उनको ये अमाउंट आती है, वो एक्टिवली इसमें कोई रोल प्ले नहीं कर रहे, या फिर वो लोग फ्रीलांसर्स हैं। ये अफराद जो हैं ये तमाम के तमाम इस तरह के वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने शो करना है
तो पुर्तगाल में जब आप रहने जा रहे हैं तो आप लोगों के पास एक मंथ के बराबर जो मिनिमम सैलरी है पुर्तगाल में, लेट्स सपोज 656 या 660 यूरो ग्रोस इनकम है टैक्स मिला के, उतनी आपके पास 12 माह के लिए होनी चाहिए। ये बनती है ऑलमोस्ट 7200 यूरो और ये ग्रोस इनकम है, यानी टैक्स के साथ है। और इसका टैक्स आपने अपनी कंट्री में पे किया हो या ये इनकम आपको कट के आई हो फॉर एग्जाम्पल। और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मौजूद, अगर आपका साथ डिपेंडेंट जा रहा है यानी वाइफ जा रही है तो उसके लिए 3600 और वो एडल्ट हैं। बच्चे के लिए तकरीबन 2160। अगर बच्चे और बीवी साथ नहीं है तो सिर्फ आपने 7200 यूरो शो करने हैं कि आपके बैंक अकाउंट में ये रकम मौजूद है। और आपने ये भी शो करना है कि साथ आप लोग अपनी 6 माह की बैंक स्टेटमेंट भी एम्बेसी को साथ कॉन्सुलेट को दोगे, जिसमें ये साबित हुआ हो कि हर मंथ आपके अकाउंट में ये पैसे सस्टेनेबल जराए से आ रहे हैं। ये कोई मजाक नहीं है कि कभी इतने पैसे पड़े हुए, कभी इतने, कभी 10 लाख, कभी 5 लाख, कभी 6 लाख, नहीं। आपने सोर्स फाइनेंशियल मींस शो कर रहे हैं कि इसका सोर्स क्या है। और हर मंथ कम से कम ये अमाउंट जो मैं आपको बता रहा हूँ 660 यूरो के बराबर, ये तो हर माह आनी चाहिए और सोर्स भी साथ लिखा होना चाहिए कि कहाँ से आ रही है, और वही सोर्स सेम होना चाहिए जो आपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में दिया होगा। यानी सबसे बड़ी बात इस वीजा के लिए है कि आप लोग एस्टेब्लिश करने में, यानी the onus is on you to prove the balance of probabilities। बहुत मुश्किल जुमला है, सॉरी माफ कीजिएगा, लेकिन ये जुमला वीजा ऑफिसर इस्तेमाल करते हैं। जिम्मेदारी आप पे है कि बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का प्रूफ आप दें, या आपने प्रूव करना है कि सस्टेनेबल जराए से ये रकम आपके बैंक अकाउंट में आ रही है। और 6 माह की बैंक स्टेटमेंट देके भी आपने शो करना है कि ये 6 माह की कम से कम पे स्लिप्स जो पैसिवली आपकी आ रही हैं, यानी पेंशन है या फिर प्रॉपर्टी का रेंट्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आप लोग फ्रीलांसर हैं, गूगल के साथ काम करते हैं या फिर और तरह के ऑनलाइन काम करते हैं, ये आपने प्रूव करना लाजमी है। नंबर जी identificação fiscal, यानी नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, नेशनल टैक्स नंबर पुर्तगाल से आपको बनवाना लाजमी है। ये आप लोग बाहर रहते हुए, अपने मुल्क में रहते हुए भी बनवा सकते हो, किसी थर्ड पार्टी से कह के, किसी वकील से कह के, या फिर किसी को पावर हटानी दे के। ये जनरल होता है, जब आप पुर्तगाल जाते हैं तो फिर आपके नाम पे 100% पावर हटाने के बगैर चेंज हो जाएगा और आपके नाम से वहां पे चलेगा। उसके बाद बहुत जरूरी है अपनी एस्टेब्लिशमेंट कायम करना पुर्तगाल में कि आपके पास रेंटेड प्रॉपर्टी है या खरीदी हुई प्रॉपर्टी है। रेंटेड प्रॉपर्टी शो करना लाजमी है कि आपके पास एम्पल अकोमोडेशन पुर्तगाल में मौजूद होगी जब आप लोग वहां पे जाएंगे। अब आते हैं इंडिजिनस इन्फॉर्मेशन की तरफ। बहुत से लोग कहते हैं कि पुर्तगाल में बैंक अकाउंट भी आपने खुलवाना है, और बहुत से वकला ये भी कहते हैं कि 7200 की रकम तो आप वहां पे ट्रांसफर कर दें। एनी हाउ बहुत से और जरा ये कहते हैं कि रकम वहां पे ट्रांसफर करना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपने अपनी बैंक अकाउंट में शो करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी इसकी खास रिक्वायरमेंट्स, और जो कि मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ रिसर्च के थ्रू। मेरी जाती राय ये है कि तमाम रिक्वायरमेंट्स ठीक हैं। बेस्ट है, को बंदा ट्रांसफर कर सकता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो पास शो करना लाजमी है। 6 माह की बैंक स्टेटमेंट भी देना लाजमी है। इस वीजे के बारे में कि इसको कैसे अप्लाई करना है, अलग से मैं एक और वीडियो बनाऊंगा ताकि हम उसमें डिटेल से बात कर सकें कि अप्लाई कैसे करना है। अगर आपका प्लान है फ्यूचर में इसको अप्लाई करने का तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट वीजा या फिर ऐसे वीजा की फॉर्म है जिसे हम गोल्डन वीजा कह सकते हैं, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट एडवांस में वहां पे पुर्तगाल में पहुंचाना लाजमी नहीं है। और ये भी बता दूं, ये पूरे यूरोप में अपनी नौयत का वाहिद वीजा है। इस तरह का वीजा और कोई कंट्री नहीं दे रही। तो वेल डन पुर्तगाल। दूसरे ऑप्शंस की तरह, जैसा कि हर वक्त इलीगल इमिग्रेंट्स को अपने दामन में समेटे रखता है, उनको लीगल स्टेटस देता है, इस तरह का वीजा भी बहुत बड़ी एफर्ट है पुर्तगाल की जानिब से। आपको यहाँ पे एक एडवाइस करूंगा कि जेन्युइनली अप्लाई करना हो तो इस वीजे के लिए अप्लाई कीजिएगा। अगर आप लोग समझते हैं कि आप लोग किसी एजेंट के पास गए, वो कह रहा है कि मैं आपके इस तरह 2 नंबर प्रूफ लगा के बना दूंगा, तो इट्स नॉट गोना वर्क दिस वे। लोग जो हैं एम्बेसीज को बहुत कुछ सिखा चुके हैं। वो वक्त के जब बहरील खान फाख्ता उड़ाया करते थे, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन अगेन। आप लोग जेन्युइन अगर एप्लीकेंट है तो तभी इस वीजा के लिए अप्लाई करें, जो कि सस्टेनेबल वे शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको एम्बेसी फौरी तौर पर नोट कर लेती हैं। और सिर्फ इन्हीं बुनियादों पर अगर वो वीजा दे रही हैं तो सोचिए वीजा एप्लीकेशन ऑफिसर जो होगा वो कितनी जो है वो ध्यान से आपकी एप्लीकेशन देखेगा। अपनी राय से इस वीजा की इंफॉर्मेशन के बारे में मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। अगले वक्त तक के लिए, सेकंड पार्ट तक के लिए, अल्लाह हाफ़िज़ नाज़िर।